Good morning to all of you. Myself Yatendra Yadav and welcome to the another class. और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा C3 साइकिल और C3 साइकिल से ही एक जुड़ा हुआ प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने पढ़ा C2 साइकिल। C2 साइकिल को ही बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ तक की बात हम लोगों ने करी थी। स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने डार्क रिएक्शन के अंदर 3 अलग अलग पाथवे लिखे थे जिनसे ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जा सकता है, C3 C4। तो C3 हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे का दूसरा नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे, क्योंकि हैच और स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसी को बोलते हैं DCA साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो इसके प्रोडक्ट हैं, स्टेबल प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसको C4 किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस प्रोसेस को, इस पाथवे को भी हम लोग सेम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। कुछ इसकी जरूरी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ेंगे, फिर इसका फंक्शनिंग पढ़ेंगे, कैसे ये काम करता है। C4 प्लांट्स के कुछ एग्जांपल, C4 प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। शुगर केन, मेज और सोरगम, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स C4 प्लांट्स के। अब इन C4 प्लांट्स के पास क्या खास बात है? इन C4 प्लांट्स के पास होती है खास चीज जिसको बोलते हैं क्रेंज एनाटमी। इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटमी इन लीव्स। सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? पत्तियों के अंदर हो रही है, बायोसिंथेटिक डार्क रिएक्शन। क्रेंज एनाटमी का क्या मतलब? एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर से उसके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव है। किसके कंपैरिजन में? C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में। अभी क्रेंज एनाटमी का क्या मतलब होता है? क्रेंज एनाटमी का मतलब है आपका जो आपके वेस्कुलर बंडल है, ये आपका वेस्कुलर बंडल आपके जाइलम फ्लोएम, इसके अराउंड लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं आपकी बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। और इन बंडल शीथ सेल्स के बाहर प्रेजेंट होती है आपकी मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। क्रेंज एनाटमी अगर आप नॉर्मली देखें तो इसको क्रेंज रीथ, एक वर्ड एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है रीथ, जिसका मतलब होता है माला। जैसा आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा, जब कोई नेता या कोई बड़ी हस्ती हम का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके पैरों के अंदर रखते हैं ऐसे टायर के रूप में माला होती है, मतलब एक रिंग की फॉर्म के अंदर फ्लावर्स होते हैं, उनको उनके ऊपर अर्पित किया जाता है, तो उसी चीज को बोलते हैं रीथ। तो ऐसे ही वेस्कुलर बंडल सेंटर में और उसके बाहर बंडल शीथ सेल और उसके बाहर मेसोफिल सेल्स, तो इसलिए इसको रीथ एनाटमी भी बोलते हैं। क्रेंज एनाटमी के साथ साथ इसको रीथ एनाटमी भी बोलते हैं। क्रेंज एनाटमी का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि लार्ज सेल ऑफ बंडल शीथ कवर्स वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल मेनली आपका फ्लोएम। अब ये जो आपके पास सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स, इनके पास क्या खास बात है? और इनका नाम देखो क्या है, बंडल शीथ। शीथ का मतलब होता है कवरिंग, और ये किसकी कवरिंग है? वेस्कुलर बंडल की, इसलिए इनको वैसा नाम दिया गया। ये क्या आपका
वेस्कुलर बंडल, और ये इसी को कवर कर रहे हैं ये वाली सेल्स, तो इसी को क्या नाम दिया? बंडल कहाँ से है? वेस्कुलर बंडल से। शीथ कहाँ से है? कवरिंग से। यही इनका नाम हो गया। बंडल शीथ सेल्स के पास कुछ खास बातें हैं। वो कौन कौन सी खास बातें हैं वो देखते हैं। बंडल शीथ सेल, यही चीजें तो इनको अलग बनाती है C3 प्लांट से। बंडल शीथ सेल के पास क्या है? सबसे पहले चीज, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दूसरा, इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेना नहीं दिखेंगे, तो थाइलाकोइड सिंगल की फॉर्म में दिखेंगे, तो इसलिए इनके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? ए ग्रेनल। ए ग्रेनल कहने का मतलब, अगर बहुत सारे थाइलाकोइड, ये एक सिंगल थाइलाकोइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर ये एक स्टैक की फॉर्म में है तो इनको बोलते हैं हम लोग ग्रेना। अगर ये सिंगलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ए ग्रेनल थाइलाकोइड, या एक ग्रेनल सेल, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ऐसा मिलेगा आपको बंडल शीथ सेल के अंदर, और ऐसा मिलेगा आपको आपकी मीसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक। और क्या बात है, खास बात बंडल शीथ सेल के पास, इनकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। थिक वॉल। थिक वॉल होने से क्या फायदा है? इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, मतलब यहाँ से कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, ये सब फीचर्स काम आने वाले हैं। गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब, इस बंडल शीथ सेल के अंदर कोई भी गैस अगर चली जाएगी तो वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है। और क्या फीचर है इनके बीच में? नो इंटरसेलुलर स्पेस। कैसे होगा? क्योंकि वॉल कैसी है? थिक, मोटी मोटी दीवारें एक दूसरे से सटी हुई है, तो उनके बीच में कोई गैप नहीं है। और क्या खास बातें हैं? जो आपका आर यू बी पी जो आप लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ Ca2 है, जिसके ऊपर CO2 सबसे पहले आके अटैच होता है C3 प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट है। आर-यू-बी-पी एंड इसको बाइंड कराने वाला एंजाइम दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट है। C4 प्लांट्स के पास क्रेंज एनाटॉमी के साथ साथ एक और खास चीज प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब यही है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का, कि बंडल शीथ सेल के अंदर ए ग्रेनल मिलते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रेनल थाइलाकोइड मिलते हैं। बस यही एक डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया? यही क्या चीज होगी? यही चीज क्या होगी? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की मीजोफिल सेल के अंदर कैसा है? ग्रेना की फॉर्म में। और बंडल शीथ सेल के अंदर कैसा प्रेजेंट है? ए ग्रेनल प्रेजेंट। आइए अब देखते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर की बात। इसको क्रेंज एनाटॉमी या रीथ एनाटॉमी किस लिए बोला गया? क्योंकि वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखते हैं आपके बंडल शीथ सेल। आइए अब इस अरेंजमेंट, इस एनाटॉमी का फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले आपका मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। ये कौन सा? मीजोफिल सेल। ये आपका बंडल शीथ सेल। ये आपका वेस्कुलर बंडल। मीजोफिल सेल्स के पास स्टोमेटा के थ्रू बाहर से CO2 आया, एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर किया। डायरेक्ट CO2 का एडिशन नहीं हो सकता। CO2 को पहले बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, HCO3 माइनस, और ये कराने वाला एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। C3 हो या C4 डायरेक्ट CO2 को इस्तेमाल नहीं कर सकता।
और इसको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, सबसे पहले CO2 को यूजुअल फॉर्म के अंदर किया। उसके बाद सबसे पहले इस बाइकार्बोनेट को एक्सेप्ट करता है आपका PEP। PEP जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। PEP की फुल फॉर्म यहीं पे नीचे लिख देते हैं, PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट। PEP और बाइकार्बोनेट मिलके एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, जो कि आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। यही आपका फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जिसी की वजह से इस पाथवे का नाम क्या है, C4 पाथवे। ऑक्सोलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होके बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब मैलिक एसिड वो डिपेंड करता है कौन से प्लांट की बात है। मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, कोई भी एक 4 कार्बन का ही कोई एक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड का ट्रांसफर किया जाता है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर। मैलिक एसिड को ट्रांसफर करा दिया। ये यहाँ पे बीच में गैप बनाया है, लेकिन इनके बीच में गैप इतना नहीं होता। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, इसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, क्या है आपके पास, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इनका ट्रांसफर करा दिया। मैलिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है और बनता है आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड। 4 कार्बन से 3 कार्बन हो गया तो आपके पास एक CO2 रिलीज हो गया। ये जो CO2 रिलीज हुआ, ये CO2 एंटर करेगा आपका C3 साइकिल के अंदर। C3 साइकिल क्यों करेगा, यहाँ पे C3 साइकिल परफॉर्म क्यों कराई जाएगी? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बंडल शीथ सेल के पास RUBP और रूबिस्को प्रेजेंट है, तो इसी के अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर RUBP भी है और रूबिस्को भी है। तो रूबिस्को क्या करेगा, इस CO2 को RUBP पे बाइंड करा के C3 साइकिल परफॉर्म करेगा और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को वेस्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर कराया जा सकता है। किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर कराया जाता है। अब ये जो बचा आपके पास पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड का आगे क्या भविष्य है? इस पायरुविक एसिड को वापस भेज दिया जाता है कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स के अंदर। पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब इस पायरुविक एसिड से आपके पास वापस से रीजनरेट किया जाता है फोस्फोइनोल पायरुवेट को, और इसी प्रोसेस के दौरान 2 ATP इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कितने ATP, 2 ATP इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 2 ADP बन जाएंगे। पायरुविक एसिड से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने का एंजाइम है आपके पास पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। डाइकाइनेज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये 2 ATP इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चीजें खास बात है, इस मीजोफिल सेल्स के अंदर, C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में, मीजोफिल सेल्स के अंदर RUBP एंड रूबिस्को दोनों ही कैसे हैं, अब्सेंट है, और यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, RUBP एंड रूबिस्को, जिसकी वजह से
बंडल शीट सेल के अंदर क्या हो रहा है आपका पास, C3 साइकिल परफॉर्म हो रहा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर एक पॉइंट लिखा था, चाहे प्लांट कोई सा भी हो C3 साइकिल यूनिवर्सल है, हर एक प्लांट के अंदर C3 साइकिल परफॉर्म किया जाएगा। ठीक। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर बाइकार्बोनेट का एडिशन कराने के लिए एंजाइम है आपके पास पेप्केज। यहाँ पे लिखते हैं एंजाइम का नाम पेप्केज। पेप्केज की फुल फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज किस लिए लिखा, क्योंकि ये CO2 का एडिशन करा रहा है किसके ऊपर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर। अब आप लोगों को यहाँ से देखेंगे C4 प्लांट के लिए, हम लोग देखेंगे कि C4 प्लांट के लिए एक टेबल बनाएंगे, कितना इनपुट रहा और क्या आउटपुट मिला। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, बाहर से आया एटमॉस्फेरिक, ये क्या है एटमॉस्फेरिक CO2, उसको यूजिबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया HCO3 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर मीजोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, ये क्या है आपका फर्स्ट एक्सेप्टर। फर्स्ट एक्सेप्टर जो सबसे पहले CO2 को वेलकम कर रहा है C4 प्लांट के अंदर, जिसका नाम क्या है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। पेप्केज एंजाइम की हेल्प से ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि 4 कार्बन का है उसका सिंथेसिस करता है, जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनता है आपके पास मैलिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। मैलिक एसिड का ट्रांसफर करा दिया जाता है बंडल मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल के अंदर वाया प्लाज्मोडेस्माटा। फिर मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है और बनता है 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है पायरुविक एसिड, या इसी को बोलते हैं पायरुवेट। 4 कार्बन से 3 कार्बन बनते टाइम एक CO2 रिलीज होता है, यही CO2 एंटर करता है C3 साइकिल। यहाँ पे C3 साइकिल बंडल शीट सेल के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी सेल के अंदर RUBP और रूबिस्को दोनों प्रेजेंट है, तो वो मिलके क्या करेंगे C3 साइकिल परफॉर्म करेंगे और क्या बनाएंगे ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को आगे वेस्कुलर बंडल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा। ठीक। तो और पायरुविक एसिड है उससे वापस से PEP को रीजनरेट किया जाएगा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP। तो C4 प्लांट के अंदर एक CO2 के लिए 1 CO2 कितनी ATP का इनपुट किया, 5 ATP। 5 ATP कैसे, 3 तो हम लोगों ने पढ़ा C3 साइकिल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे 2 एडिशनल ATP है इसलिए 5 ATP। आउटपुट में क्या मिलेगा 5 ADP। और NADP कितने इस्तेमाल करें, NADPH सेम 2 NADPH, और हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा 2 NADP प्लस। ठीक। अब इसी चीज को हम लोग एक ग्लूकोज के लिए लिखें 4 ग्लूकोज या फिर 6 CO2, क्योंकि 6 CO2 से ही क्या बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ATP कितने 30 ATP का इनपुट करना पड़ेगा और हमें 30 ADP आउटपुट में मिलेंगे। 12 NADPH का इनपुट और 12 NADP प्लस का आउटपुट, ये था। अच्छा एक चीज C3 से कितना ज्यादा ATP और NADPH C4 प्लांट्स ने कंज्यूम किया, तो कितना ATP नोट करके लिखेंगे 12 more ATP than C3 plants। C4 plant consume
12 more ATP than C3 plants. अब इस C3 से C4 बनना, या क्रेंज एनाटमी बना, इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने एक C3 प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज्म पढ़ा था जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, वो फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होता। यही हमारे पास नोट का अगला पॉइंट। C4 plants lack photorespiration, lack photorespiration। कैसे, क्यों नहीं होता इनके अंदर? क्योंकि यहाँ पे जो CO2 रिलीज हुआ है वो CO2 कौन से सेल के अंदर रिलीज हुआ है? बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल की हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी कि ये इनके पास कैसी होती है? थिक वॉल, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। कहने का मतलब इसमें बाहर से कोई गैस आ नहीं सकती, बाहर से कोई गैस आ नहीं सकती। तो इनके पास कौन सी गैस है? सिर्फ और सिर्फ CO2 है, सिर्फ और सिर्फ CO2 है। तो यहाँ पे RuBp भी प्रेजेंट है, RuBp, और आपके पास रूबिस्को भी प्रेजेंट है। तो इनके पास कौन सी सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल गैस कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ CO2। तो इसी चीज को बोलते हैं CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। सिर्फ CO2 है तो कभी भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो उसके पास कभी भी ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे हैव CO2 concentration mechanism। और ये CO2 कंसंट्रेशन, CO2 को कंसंट्रेट करने के लिए क्या क्या चीजें हुई? एक तो एनाटॉमी का हेल्प लिया गया, और एनाटॉमी के हेल्प में से वो जो एनाटॉमी चेंज हुई उसी एनाटॉमी का नाम दिया हम लोगों ने क्रेंज एनाटॉमी। अब इन C4 प्लांट्स के पास क्या और खास बात है कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। C4 plants can tolerate high temperature, can tolerate high temperature, high temperature से high temperature and show response to high light intensity, high light intensity। किसके कंपैरिजन में बात हो रही है? C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में बात हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास क्रेंज एनाटॉमी और हायर टेम्परेचर पे रूबिस्को जो एंजाइम है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। इसी के जिसकी वजह से C3 प्लांट्स के अंदर रूबिस्को क्या करता है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगता है और आपका एक वेस्टफुल प्रोसेस शुरू हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन C4 के अंदर क्या प्रेजेंट है? CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म प्रेजेंट है, तो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो ये इजीली टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी को। और एक बात और है, जब ये हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, इनकी C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। C4 plants are twice efficient than C3 plant in terms of CO2 fixation। कहने का मतलब कि C4 प्लांट्स हैं वो कोई भी CO2 का लॉस नहीं करते हैं, इसलिए वो दुगने एफिशिएंट है और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है बायोमास की। बायोमास से मतलब आपका ग्लूकोज, क्योंकि ये कोई भी फिक्स CO2 को लॉस नहीं कर रहे हैं। और क्या खास बात है यहाँ पे, जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स के पास भी आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो ये मीजोफिल सेल है, ये क्या है? आपकी साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। कैसे? क्योंकि यहीं पे इसी के क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, इसी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, वहीं पे आपकी लाइट रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन के अंदर दौरान
एटीपी और एनएडीपीएच बनाते टाइम ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जो आपकी डार्क रिएक्शन है, वो आपकी डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? बंडल शीट सेल के अंदर। दोनों का सेपरेट सेपरेट डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या है आपके पास? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, इसलिए ये ट्वाइस एफिशिएंट हो जाता है। ये था आपका पास कंप्लीट C4 साइकिल। आप ये डायग्राम स्टडी कीजिए, जो पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं उन पॉइंट्स को पढ़िए, आपका एक एक क्वेश्चन आपसे सही होने लगेगा। बाकी का केम प्लांट्स आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।